हेलो फ्रेंड्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, और कब तक आप ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सब देख लेंगे। तो जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो कंबाइन हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 के लिए निकाला गया है। मतलब आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो हायर सेकेंडरी या तो फिर 10+2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ डेट और टाइम के बारे में बताया गया है इंपॉर्टेंट, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो आपका जो एप्लीकेशन करेंगे ऑनलाइन उसके लिए जो डेट दिया गया है वो है 9/5/2023 से लेके 8/6/2023 तक। मतलब इसी डेट के अंदर आप अपना एप्लीकेशंस सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो जो लास्ट डेट है वही दिया गया है आपका अगेन, और जो टाइम दिया गया है वो है रात के 11 बजे। मतलब रात के 11 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ बताया गया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन फ़ी देना चाहते हैं तो उनके लिए जो डेडलाइन दिया गया है वो है 10/6/2023 रात के 11 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। तो जो कैंडिडेट अपना फ़ी ऑफलाइन देना चाहते हैं, मतलब बैंक में जाके चालान भर के देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो चालान डाउनलोड का ऑप्शंस है वो खुला रहेगा रात के 11 बजे तक। और डेट दिया गया है आपका 11/6/2023। ठीक है, मतलब 11/6/2023 को रात को 11 बजे तक आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो जो चालान आप डाउनलोड करेंगे उसी चालान को आप भर के लास्ट 12/6/2023 तक अपना फ़ी जमा कर सकते हैं बैंक में, बैंकिंग वर्किंग आवर्स में। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शंस एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जो कैंडिडेट्स अपना फॉर्म गलत भर देते या फिर बाय मिस्टेक गलत हो जाता है उनका एप्लीकेशंस फॉर्म आप करेक्शंस कर सकते हैं, और इस करेक्शन के लिए आपको चार्जेस भी देना पड़ता है। और उस जो करेक्शन करेंगे उसका जो टाइम दिया गया है वो है 14/6/2023 से लेके 15/6/2023 के रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो इसी 2 दिन के अंदर आपको करेक्शन भी करना है, और करेक्शन चार्जेस भी इसी 2 दिन के अंदर आपको पे कर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और आपका जो एग्ज़ाम महीना रखा गया है वो है अगस्त 2023। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है शेड्यूल ऑफ टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर। मतलब जो आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होगा वो अभी बताया नहीं गया है, ये बाद में आपको नोटिस दिया जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप जो भी कैंडिडेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1 तो उनके लिए ये डेट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप टाइम टू टाइम विज़िट कीजिएगा वेबसाइट को इस डेट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो पोस्ट वाइज पे स्केल और पे लेवल के बारे में बताया गया है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पोस्ट है आपका वो है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA। ठीक है, और इनका जो पे लेवल है लेवल 2। तो इनका इनिशियल बेसिक रखा गया है 19,900। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो 2 नंबर पे जो आपका पोस्ट आता है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। इनका पे लेवल रखा गया है लेवल 4, और इनका बेसिक जो होगा इनिशियल वो है 25,500। ठीक है, और साथ ही साथ इसी पोस्ट का भी और एक लेवल रखा गया है जो है लेवल 5, और इनका जो इनिशियल बेसिक रहेगा वो 29,200। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर जो पोस्ट आता है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। इनका पे लेवल रखा गया है लेवल 4, और इनका इनिशियल बेसिक रहेगा 25,500। ठीक है, तो जो ये इनिशियल बेसिक रखा गया है इसके साथ आपका जो अलाउंसेस वगैरह रहता है जैसे कि DA TA HRA ये सब जोड़ के आएगा। ठीक है, जब आपको सैलरी मिलेगा तो वो जोड़ के आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये जो तीनों पोस्ट निकला है ना, इन तीनों पोस्ट को मिला के जितना वैकेंसी है वो यहाँ पर दिया गया है। तो टोटल आपका लगभग
1600 वैकेंसी निकला गया है यहाँ से, मतलब जो नोटिस दिया गया है इसमें 1600 वैकेंसी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर रिजर्वेशंस के बारे में बताया गया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑर्डर निकलता है कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसीज रहेगा रिजर्वेशंस, उसके बारे में बताया गया है। तो जो SC ST उसके बाद OBC कैंडिडेट्स रहते हैं, इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो फिक्स है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है आपका पोस्ट वाइज, आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जो आपका जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ रहता है उनके लिए आपका कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो PDF दिया रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो ये आप PDF से देख लीजिएगा कि सिटीजनशिप क्या होना चाहिए। जैसे कि इंडियंस तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी सारा कुछ दिया गया है, ये देख लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट पे। तो आपका जो एज लिमिट वो माना जाएगा 1/8/2023 के हिसाब से, ठीक है। मतलब आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1/8/2023 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और जो आपका एज होना चाहिए वो 18 से लेके 27 तक होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। और जो SC ST OBC कैंडिडेट्स रहते हैं इनके लिए तो अलग से छूट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है, जैसे कि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज क्या दिया गया है 18 और मैक्सिमम दिया गया है आपका 27। मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना, उनके लिए आपको 27 साल का छूट मिलेगा, 27 साल एज लिमिट है। मगर जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको 27 प्लस 5 साल, मतलब आपका 32 आ जाता है, ठीक है। 33 साल आपका एज लिमिट रहेगा। उसी तरह OBC के लिए भी 3 साल, मतलब आपका 30 साल तक एज लिमिट रहेगा OBC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारे कैटेगरी के लिए भी सेम बताया गया है। तो यह आप PDF से देख लीजिएगा, जो आपका एप्लीकेबल होगा तो उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है, जो मिनिमम जो आपका नॉलेज रखना है एक एप्लीकेशन भरने के लिए, उसी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ होता है, मतलब ज़रूरत पड़ता है, वो तो आप PDF से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है 1/8/2023 के हिसाब से, मतलब इस डेट के हिसाब से आपका इस डेट के पहले पहले आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A पोस्ट है, ये कुछ सिलेक्टेड आपका जो मिनिस्ट्री है उसी हिसाब से आपको पोस्टेड किया जाएगा उसी मिनिस्ट्री में। तो इन पोस्ट के लिए आपको जो एक स्पेशल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, जैसे कि 12 पास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका जो 12 है ना वो साइंस स्ट्रीम से विथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो जो साइंस कैंडिडेट है जिनका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, वही लोग इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये एक साइंस कैंडिडेट के लिए एडवांटेज मिल जाता है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और बाकी जितना भी पोस्ट है, जो बाकी 2 पोस्ट है, उन पोस्ट के लिए आपका जो 12 पास कैंडिडेट आर्ट्स या कॉमर्स से और या तो फिर साइंस से, तीनों कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं, ठीक है। तीनों स्ट्रीम से जो कंप्लीट करते हैं वो भर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, तो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 2 दिन के अंदर, या आपको बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर एप्लीकेशंस फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो जो कैंडिडेट जनरल या फिर OBC से आते हैं, एक्सेप्ट आपका वुमेंस कैंडिडेट, उनके लिए आपको 100 रुपीज़ का एग्ज़ाम फ़ी लगेगा, ठीक है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद PWBD कैंडिडेट्स, उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उसके बाद जो वोमेन कैंडिडेट्स है, ठीक है, इन कैंडिडेट्स को आपको ये फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए छूट है।
तो जो कैंडिडेट्स जैसे कि वोमेन्स कैंडिडेट्स हैं इनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा उत्साह भी मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर बताया गया है जो आप पेमेंट करेंगे ना वो भीम यूपीआई या तो फिर नेट बैंकिंग या तो फिर आप जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो कार्ड, रुपे का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट आप बैंक के थ्रू, चालान के थ्रू करना चाहते हैं वो सिर्फ एसबीआई चालान से ही भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करेंगे ना उसका लास्ट डेट जो दिया गया है वो है 10/6/2023 का 11 बजे तक। ठीक है, और जो चालान पेमेंट करेंगे उनके लिए जो टाइम दिया गया है वो है आपका 12/6/2023। ठीक है, बट आपका जो चालान जनरेट होगा वो होगा 11/6/2023 के रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो ये डेट आप थोड़ा दिमाग पे रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है जो कैंडिडेट्स आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, ये फॉर्म फिलअप अगर आपका आधा अधूरा रह जाता है तो ये आपका रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्म अगर आप भरेंगे, जैसे कि पूरा फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका जो फ़ी लगता है वो भी सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तभी आपका फॉर्म जो है एप्लीकेबल होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। जो आपका फॉर्म करेक्शन के बारे में बताया गया है, जो 14/6/2023 से लेकर 15/6/2023 के रात के 11 बजे का जो टाइम दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशंस गलत भर दिए तो वो एप्लीकेशंस आप एडिट कर सकते हैं, मतलब करेक्शन कर सकते हैं। तो उनके लिए 2 दिन का टाइम दिया गया है और 2 ऑप्शंस दिया गया है। अगर फर्स्ट चांस में आप करेक्शन कर लेते हैं तो ठीक है, अगर उसमें भी गलती हो जाता है तो आपको दूसरा चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चांस दिया जाएगा, तो उस दूसरे चांस में भी आपको, फर्स्ट चांस में भी आपको पैसा लगेगा, फीस लगेगा, और सेकेंड चांस में भी आपको फीस लगेगा। तो दोनों टाइम आपको फीस लगता है। तो फर्स्ट टाइम में जो फीस का जो अमाउंट है वो है आपका 200 रुपीज़। अगर फर्स्ट टाइम में भी आप अपना करेक्शन नहीं कर पाते, सेकेंड टाइम अपना करेक्शन करवाते हैं तो उसके लिए आपको अगेन 500 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अपना जो एप्लीकेशंस है वो गलत मत भरिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जोन वाइज जो आपका सेंटर है वो रहेगा। तो जिन जिन का कैंडिडेट्स का सेंटर नज़दीक रहेगा उसी सेंटर को आप चॉइस कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल रीजन का जो सेंटर दिया गया है तो इसी सेंटर में ही आप अपना चॉइस कीजिएगा, क्योंकि इसी सेंटर में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनका जो सेंटर घर के नज़दीक है वही सेंटर चॉइस कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको 3 सेंटर चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन सा सेंटर में पहले एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर, तो उसी हिसाब से आपको सेंटर मिलता है। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा कौन सा सेंटर आपके लिए अच्छा रहेगा, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टायर 1 और टायर 2 में होगा, मतलब आपका 2 एग्ज़ाम होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जनरल जो क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से होगा, और टोटल जो आपका 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और आपका जो डिसेबल कैंडिडेट्स है उनके लिए 80 मिनट्स रखा गया है, और आपका जो टोटल मार्क्स है वो है 200 मार्क्स, और क्वेश्चन आएगा आपका 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स रहेगा। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो है जनरल इंग्लिश का बेसिक नॉलेज, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक स्किल, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस। इसी 4 सब्जेक्ट में आपका टायर 1 एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम होगा ना, तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत करते तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स आपको गंवाना पड़ेगा।
तो आप ध्यान से अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, गलत ना हो, क्योंकि रॉन्ग आंसर होने से आपका सिर्फ माइनस ही नहीं होता है, क्योंकि आपका जो स्कोर होता है ना वो नॉर्मलाइजेशन होता है, और जितना आप गलत करेंगे उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी घट जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम आपका गलत आंसर जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर टायर 2 जो एग्ज़ाम है, इसमें आपका 3 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। और आपका जो टोटल ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स 15 मिनट्स का। तो टोटल आपका 2 घंटा 15 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 सेक्शन रहेगा। 3 सेक्शन में एक सेक्शन में आपका 2 मॉड्यूल रहेगा, और उसके साथ ही साथ आपका जो उसका सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया है। सेम उसी सब्जेक्ट ही रहता है जो आपका टायर 1 में रहता है, बट इसमें पार्ट पार्ट करके रहता है, और हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाता है। सॉरी, रिजेक्ट नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, हर एक मॉड्यूल में 30-30 करके रहेगा, और जो सेक्शन 2 में है उसमें 40 और 20 करके रहेगा। और आपका जो मिनिमम मार्क्स रहेगा वो है 60, मतलब टोटल जो 60 क्वेश्चंस इंटू 3, और यहाँ पर भी 60 क्वेश्चंस हैं इंटू 3, तो टोटल 180, इसमें भी 180, ठीक है। और आपका जो टाइम का जो डिवाइडेशन किया गया है वो है सेक्शन 1 में 1 आवर्स, सेक्शन 2 में 1 आवर्स का, और आपका जो सेक्शन 3 है यहाँ पर आपका कंप्यूटर नॉलेज के बारे में दिया जाएगा, जो कि 15 क्वेश्चंस रहेगा, और हर एक क्वेश्चन का वही 3 मार्क्स, मतलब 45 मार्क्स, ठीक है। इनके लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और आपका जो सेक्शन 3 पार्ट है ना, सेक्शन 3 पार्ट में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जो डीई कैंडिडेट्स है उनके लिए अलग है, और एलडीसी जो है उनके लिए भी अलग अलग आपका जो स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। उनके लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहता है उनके लिए भी कुछ टेस्ट रहता है, ठीक है, की डिप्रेशन का टेस्ट रहता है। तो ये है आपका एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के सिलेबस का जो डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा डिटेल्स है, ये नीचे दिया गया है, तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एडमिशन टू द एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है, जो प्रोसीड्योर है आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, मतलब उसका जो डिटेल्स आप भरेंगे, वही आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप केयरफुली अपना जो एप्लीकेशंस है वो भरिएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आप कुछ मत भर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका क्वालिफिकेशंस है नहीं, वो अगर भर देंगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से भरिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में बताया गया है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 एंड सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 और टायर 2 एग्जामिनेशंस आर फॉलोड। जो यूआर कैंडिडेट्स है उनके लिए 30% रखा गया है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 25%, और अदर्स कैटेगरी के लिए 20% रखा गया है, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स टायर 1 में क्वालिफाई करेंगे उसी कैंडिडेट को आपका टायर 2 में बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं होगा, बहुत सारा शिफ्ट होता है, तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आपका जो मार्क्स है उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद जो आपका मार्क्स आता है उसी से आपका रैंक बनाया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
हाँ, आगे और उतना कुछ है नहीं, यहाँ पर जितना भी दिया गया है आपका कुछ फॉर्मेट दिया जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जिसको एप्लीकेबल है वो उसी फॉर्मेट जैसा बना के अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है, और बना के ले जाइएगा, नहीं तो आपको शायद अप्रूव नहीं करेंगे। तो ध्यान से अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।